अब हमारे पास कंजंक्शंस की दूसरी इंस्टॉलमेंट है। इसमें हमने बात करनी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कंजंक्शन की टाइप्स में हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाती है, जो बेसिक टाइप है। जो हमने कोरिलेटिव टाइप पढ़ी थी वो इसी की सब टाइप में आ जाती है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दो कंजंक्शंस हमारे पास आ जाती हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? सेंटेंस पढ़ें, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं, अगर मैं सिर्फ कहूं कि बर्ड्स फ्लाई या सिर्फ कहूं कि फिश स्विम, तो हमें समवट बात जो है वो समझ आ जाती है। तो हम इन दोनों को कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज का क्या मतलब होता है? ये दोनों ही हैं ऐसा क्लोज जो अपने सेंटेंस के बाकी के हिस्से के अलावा भी कोई ना कोई सेंस डिलीवर कर दे, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपने साथ में जोड़ना होता है तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हो। यही डेफिनेशन लिखी हुई है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे पास यूजुअली कौन सी कंजंक्शंस आ जाती हैं? वो ये हैं, आप इसको मोनिक से याद रख सकते हो, फैन बॉयज, ठीक है, फॉर एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ये आपके पास हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो याद रखें, अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रही है तो उसकी दोनों तरफ आपके पास इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब ऐसा क्लोज जो कि अपने तौर पे एक सेंटेंस के तौर पे स्टैंड कर सकता है, उसको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। हेंस वी कॉल इट एन इंडिपेंडेंट क्लोज। तो ये चीज आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ज़हन में रखनी है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम चार तरह से यूज करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को चार तरह से यूज किया जा सकता है। सबसे पहले है एंड। अब एंड सिर्फ और सिर्फ हम ऐड करते हैं जब हमने कोई बात ऐड करनी हो, ठीक है, कोई बात अगर हमने ऐड करनी है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये होता है कि इससे पहले कोमा हम लगाते हैं। तो जब कोई बात हमने ऐड करनी है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो फिर आप क्युमुलेटिव या कोप्युलेटिव कंजंक्शन को यूज करते हो, जो इसकी टाइप है एंड। एंड को आप ये कहते हो। तो एंड का यूसेज कब है? जब सिंपली हम स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पे देख लें, वी कार्व्ड नोट अ लाइन एंड वी रेज्ड नोट अ स्टोन। हमने कोई लाइन नहीं बनाई और हमने कोई पत्थर नहीं उठाया। तो दोनों डिफरेंट बातें हैं। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन आपस में एंड कर रहे हैं। यही इंफॉर्मेशन हम एंड अगर हटा दें तो फुल स्टॉप लगा के दो सेंटेंसेस की सूरत में भी दे सकते हैं। अब एडवर्सेटिव हमारे पास जो है वो यूज होती हैं कंजंक्शंस जो कि ओपोजिशन शो कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज स्लो, यहां पे उसका एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है कि वो सुस्त है, बट ही इज श्योर, लेकिन वो यकीन से काम करता है। यहां पे नेगेटिव है, इधर हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, ओपोजिशन नजर आ रही है हमें। आई वॉज एनोयड बट आई केप्ट क्वाइट। अब जाहिर है जब आप एनोय हो जाते हो तो फिर आप खामोश थोड़ी रहते हो। ये नेगेटिव है अगेन, ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो ओपोजिशन को आपस में आप कनेक्ट करने के लिए बट स्टिल ओनली और ओनली को यूज करते हो। आई वुड कम ओनली दैट आई एम एंगेज्ड। यहां पे अब ये कंडीशन के तौर पे आ गया है कि अगर मुझे किसी काम पे लगाया जाए तो फिर मैं आऊंगा। ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फटीग्ड। हम वो ठीक था। यहां पे हमारे पास फैन बॉयज में कंजंक्शंस आपने याद रखनी है, और आती है, यहाँ पे ओनली नहीं आती। तो यहाँ पे हमारे पास इनका यूजेज जो है वो आ जाता है। ये ओल्डर इंग्लिश वर्जन में आ जाता है, हमारे पास न्यूअर जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें नहीं। और ओल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड में आ जाता है। तो इस वजह से हमें ज़्यादा इस तरह के देखने को सेंटेंसेस नहीं मिलते, ना ही हम ऐसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जहन में आपने यहाँ तक रखना है बट और स्टिल का जो यूजेज है उसको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव भी हम इसको कहते हैं, जिसमें हम चॉइस की बात कर रहे होते हैं, ये या वो की चॉइस की बात कर रहे होते हैं। आइदर ही इज मैड, या तो फिर वो पागल है, और शी विल डाई, या फिर वो फोत हो जाएगी। शी मस्ट वीप और शी विल डाई। अच्छा, ये इसी का क्लोज हो गया। आइदर ही इज मैड और ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। तो अल्टरनेटिव्स की हम बात कर लेते हैं। नाइदर अ बोरोअर नोर अ लेंडर बी। अब ये भी हमारे पास ओल्डर इंग्लिश का ही एक सेंटेंस है। नाइदर अ बोरोअर, ना ही वो उधार लेता है ना ही वो उधार देता है, ठीक है।
दे टॉयल नोट नाइदर डू दे स्पिन, ना कोई मेहनत ना कोई उसका आउटपुट हमारे पास आता है। तो ये सेंटेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, पहले भी कहीं पे एमसीक्यू में मैंने पढ़ा हुआ है। वो क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, वरना का मीनिंग जो है वो भी हमारे पास जो यूसेज आता है वो अल्टरनेटिव में आता है कि यू वो क्विकली। आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पता होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस से जो पहले सब्जेक्ट होता है ना वो अंडरस्टूड होता है कि यू है, ठीक है, यू वो क्विकली और यू विल नॉट ओवरटेक हिम। उसके अलावा इलेटिव हमारे पास आ जाता है जो कि इन्फरेंस को शो करता है। फिर ये यूजेज ओल्डर यूजेज है, आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। समथिंग सर्टेनली फेल इन for I heard, because I heard a splash. All precautions must have been neglected for the plague spread quickly. क्योंकि के मीनिंग में हमारे पास ये for भी यूज होता है जिसको हम inference कह देते हैं। फिर हमारे पास एक नोट है कि आपके पास अक्सर ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, उनकी जगह आप सेमीकोलन को यूज कर सकते हो। वो हमारे पास हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को छोड़ के उनकी जगह सेमीकोलन यूज कर सकते हो। रहीम वेंट आउट टू प्ले बट हारिस स्टेड इन टू वर्क। हारिस अच्छा बच्चा है, वो काम करता है, तो बट की जगह हमने सेमीकोलन को यूज कर लिया है। तो ये वाला जो रूल है उसको आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि अक्सर वो आपको एरर दे देता है इस तरह से कि सेमीकोलन के बाद उसने बट यूज किया होता है। ये हमारे पास एरर के तौर पे आ सकता है, क्योंकि ये दोनों को यूज करना रिडंडेंट है, आइदर इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें। तो और उसके अलावा सेमीकोलन के बारे में एक चीज याद रखो, ज़हन में आ गई है, पंक्चुएशन में होती है वैसे, कि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में मिलाता है। ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये भी इंडिपेंडेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी क्लोज डिपेंडेंट होगा तो सेमीकोलन का यूजेज जो है वो एरर होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशंस हो अगर एज इफ, इस तरह के मिलते जुलते इससे अगर एक्सप्रेशंस हो ना हमारे पास एज दो वगैरह, तो इनके साथ आपने सब्जंक्टिव मूड को यूज करना है। सब्जंक्टिव मूड क्या है? जो आप हाइपोथेसिस नहीं बनाते, यार वो मेरे से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो पता नहीं मालिक होता है इस जगह का, अब वो मालिक नहीं है, वो इस तरह से बात कर रहा था, इमेजिनरी कंडीशन आ गई हमारे पास, हाइपोथेसिस आ गए हमारे पास एक तरह के। तो इस वजह से आप इसके साथ सब्जंक्टिव मूड यूज करते हो। सब्जंक्टिव मूड तो याद है कि भूल गए हो, आपको बताया था कि जैसे आई के साथ वोज यूज होता है। सब्जंक्टिव मूड में अगर ये इमेजिनेशन में बात चली जाए तो फिर आई के साथ वर हो जाता है। ये सब्जंक्टिव मूड है आपका, ठीक है, ये आपने अब ज़हन में रखना है। आई फील एज इफ आई वर फ्लाइंग, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मैं उड़ रहा हूं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट फ्लाइंग, आई एम स्टिक टू द अर्थ थैंक्स टू द ग्रेविटी। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं लेकिन जैसे मैं उड़ रहा हूं, तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद नो अदर, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है नन अदर, वो फॉलो होता है देन के साथ, यानी उसके बाद जो वर्ड आएगा वो हमारे पास आएगा देन। नन अदर देन, दैट अगर यहां पे लगाओगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जोर देने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इडियोमेटिक यूजेज है, रट्टा लगाना पड़ेगा, इसको आप वैसे छोड़ नहीं सकते। द सेलर ऑफ द होम वॉज नन अदर देन ओपरा विनफ्री, ठीक है। अब द सेलर ऑफ द होम वॉज ओपरा विनफ्री भी कह सकता हूं मैं, लेकिन यहां पे क्योंकि एम्फेसिस था तो इसीलिए हम यहां पे इसको नन अदर देन हमने यूज किया है। याद क्या रखना है कि नन अदर के साथ देन आएगा, दैट या देन नहीं आएगा। THEN अगर लगाओगे तो वो भी गलत होगा। अब बोथ, दोनों केसेस में हमारे पास अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। बोथ को आप इस तरह से भी यूज करते हो ना कि बोथ ही एंड शी आर एब्सेंट, बोथ सारा एंड मारिया आर स्पीक फ्रेंच, हमारे पास ये प्लूरल वर्ब है। फिर बोथ द प्लेयर्स, अगर हम यहां पे प्लूरल नाउन लगा दें, बोथ द प्लेयर्स वर टायर्ड, तब भी हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा। तो बोथ के साथ ये दोनों केसेस हैं, इन दोनों केसेस में आप प्लूरल वर्ब को यूज करोगे, ध्यान में रखना है।
उसके बाद हमारे पास है रादर इज फॉलोड बाय देन, रादर देन, शी वुड रादर स्टे होम देन गो टू पार्टी। वो अच्छी बच्ची है, वो घर रह के पढ़ेगी, वो पार्टी पे नहीं जाएगी। रादर स्टे होम देन गो टू पार्टी। अब ये उसके एक्शंस के दरमियान में है ना, हमने कहा था कि कंजंक्शंस जो हैं वो इक्वलिटी के साथ चलती हैं, रैंक को वो देख के चलती हैं, तो फिर हमारे पास ये एक्शंस के दरमियान में है कि वो घर रहना पसंद करेगी बाहर जाने की निस्बत। द सेम जो है वो एज से हम ये कंपैरिजन में आ जाता है, दिस शर्ट इज द सेम एज योर्स, कि ये शर्ट वैसी ही है जैसी आपकी है। अब इस तरह से जब आपने कंपैरिजन करना हो तब भी आप इसको यूज करते हो, और याद क्या रखना है, द सेम लाइक अगर आप इसके साथ यूज करोगे तो वो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स फ्रेजेस टाइप की शक्ल में होते हैं हमारे पास। और याद रखें इंग्लिश में जो इडियोमेटिक यूसेजेस हैं और फिक्स फ्रेजेस हैं उनको हम आपस में रिप्लेस नहीं कर सकते, उनको कोई चेंज हम नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 7, टू और टू इज अ पेयर, जिसको हम आपस में यूज करते हैं, और हम ये यूज करते हैं जब हमने एक्सेस बतानी हो कि द पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान आर टू नैरो माइंडेड, कि वो इतने ज्यादा, दो एडजेक्टिव्स है ना, टू थिंक पॉजिटिवली, कि वो इतने तंग ज़हन हैं, हद बता रहे हैं आप। जैसे वो बंदा बेचारा खड़ा हुआ है, द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब, ठीक है। तो ये टू और टू की पेयरिंग जो है आपने इसको भी जहन में रखना है। आफ्टर दैट वी हैव नो सूनर और हार्डली। नो सूनर के साथ हम देन को यूज करते हैं और हार्डली के साथ हम व्हेन को यूज करते हैं। नो सूनर डिड माई फ्रेंड कम टू मी, अभी मेरा दोस्त मेरे पास आया ही था, देन हिज फादर कॉल्ड हिम बैक, कि उसके अब्बा ने उसको वापस बुला लिया। अभी मेरा दोस्त मेरे पास आया ही था कि उसके अब्बा ने उसको वापस बुला लिया। हार्डली हैड ही एंडेड हिज स्टडीज व्हेन ही गॉट मैरिड टू हिज कजिन, अभी उसकी जो पढ़ाई थी वो खत्म, मुश्किल से उसकी पढ़ाई खत्म हुई और उसकी शादी जो है वो कर दी गई। तो यहां पे दो यूजेज हैं आपके पास कि हार्डली आपने कब यूज करना है और नो सूनर कब यूज करना है। और नो सूनर के साथ देन यूज करोगे, व्हेन अगर करोगे तो गलत होगा, हार्डली के साथ देन करोगे तो वो गलत होगा, आपने व्हेन यूज करना होगा। तो यहां पे अभी यही सारी बातें आपने जहन में रखने की कोशिश करनी है। प्रैक्टिस करें, पढ़ें, इंशाअल्लाह सब क्लियर हो जाएगा।